एपिसोड 16 डिस्क्लेमर दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम पात जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं तो ये केवल एक सहयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुनें, और साथ ही अगर आप इस चैनल हिंदी रियलिस्टिक स्टोरीज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। गाड़ी से बाहर निकलकर उस व्यक्ति ने, जिसके चेहरे पर नकाब था और हाथ में रिवाल्वर थी, चारों ओर नज़र घुमाई और बहुत ही सावधानी से वह उस घर की ओर बढ़ने लगा। धीमे और सधे हुए कदमों से वह कमरे की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह कमरे में घुसा, किसी ने लपककर उसे अड़ंगी दी और अगले ही पल वह नकाबपोश जमीन पर था। और इससे पहले कि वह कोई वार करता, उसकी रिवाल्वर अभिनव के हाथ में थी। हैंड्स अप, अभिनव ने रिवाल्वर नकाबपोश पर तानते हुए कहा। असल में अभिनव सतर्कता के मामले में चीते की तरह चौकन्ना था। एक हल्की सी आहट भी उसका ध्यान खींचे बगैर नहीं रहती थी। वह इतना फुर्तीला था कि उसके एक्शन का सामने वाले को पता भी नहीं चल पाता था। उस दिन भी जब अभिनव कमरे में बैठा एक फाइल पढ़ते हुए डायरी में कुछ नोट कर रहा था, तो अचानक कुछ सूखे पत्तों की सरसराहट से वह चौंक गया था। उसकी नौकरी उसे कभी भी लापरवाह या मस्त होने की इजाज़त नहीं देती थी। मामूली सी भी लापरवाही उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। इसीलिए ज़रा सी आहट से ही वह चौकन्ना होकर खतरे को सूंघ लेता था और सावधान होकर एक्शन में आ जाता था। उस समय भी पत्तों की सरसराहट ने उसका ध्यान खींचा, और इससे पहले कि वह अजनबी उस कमरे में आता, अभिनव अपना दांव चल चुका था। अरे ओ जेम्स बॉन्ड, गोली मत चला देना, ये मैं हूँ। अजनबी ने लेटे लेटे एक हाथ से रुकने का इशारा करते हुए अपना नकाब उतार फेंका। अबे समीर, तू, अभिनव ने अपना हाथ देकर समीर को उठने का सहारा देते हुए कहा। ज्यादा लगी तो नहीं? सॉरी यार, तू ऐसे अचानक आया तो मैं भी क्या करता, और ये नकाब क्यों लगा रखा है? नहीं यार, तेरी गलती नहीं। तेरी जगह मैं भी होता तो यही करता दोस्त। हमारा काम हमें शक करना सिखाता है, अलर्ट रहना और तुरंत एक्शन में आ जाना सिखाता है। अगर ये नहीं करेंगे तो कभी भी जान से हाथ धो बैठेंगे। खड़े होकर समीर ने कहा। वह अब भी हौंफ रहा था और फिर अपने हाथों को गोल घुमाते हुए कंधों को हल्का से झटका दिया। और ये नकाब इसलिए कि वो शातिर श्रीमन एक्टिव हो गया है। उसके आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं और कुत्तों की तरह सब सूंघ रहे हैं। हमारी एक छोटी सी गलती भी हमें भारी पड़ सकती है, समीर ने कहा। उसकी बातें सुनकर अभिनव भी सोच में पड़ गया। हाँ, अभी तक तो वह हमें अपना दोस्त और अपना पालतू आदमी मान रहा है। अगर उसे पता चल गया कि हम दोनों सीबीआई से हैं तो वह सावधान हो जाएगा। ऐसी सूरत में हम कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। चल यार, पहले कुछ ढंग का खिला पिला दे। 2 दिन से उसके ही ठिकानों की तलाश में भटक रहा हूँ। समीर ने अभिनव के कंधे पर हाथ रखते हुए बड़े ही मस्त अंदाज में कहा। नहीं, काम में दोस्ती नहीं, पहले काम फिर कुछ। याद रखो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ मिस्टर समीर। तो पहले अभी तक की पूरी रिपोर्ट दो। गंभीर मुद्रा बनाते हुए अभिनव ने उसका हाथ झटक दिया। समीर के मुंह से श्रीमन की बात सुनकर वह चिंता में पड़ गया था। वह नहीं चाहता था कि कोई भी गड़बड़ हो और उनका मिशन खतरे में आ जाए। समीर की आदत वह जानता था, इसीलिए उसे काम में कभी छूट नहीं लेने देता था। अभिनव का मानना था कि दोस्ती अगर फर्ज के रास्ते में आ जाए तो बहुत नुकसानदेह साबित होती है। इसलिए काम और दोस्ती को अलग रखना बेहतर है। ओके बॉस, समीर ने अभिनव को सैल्यूट किया और वह अभिनव को पूरा अपडेट देने लगा।
दोनों कुछ देर के लिए उसी फाइल में उलझ गए जो समीर के आने से पहले अभिनव के पास टेबल पर रखी थी। समीर से अपडेट लेते समय अभिनव के चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे। इसके बाद समीर को खाने का पैकेट देकर वह डायरी में कुछ नोट करते हुए फिर से फाइल में खो गया। इधर हिमाचल के चंदन नगर के होटल पाइन व्यू में सब ठीक ठाक चल रहा था। मौसम बढ़िया था और पर्यटक भी खूब आ रहे थे, तो मुख्य शहर में न होते हुए भी वहां से होकर गुजरने वाले लोग चाय, कॉफ़ी, नाश्ते के लिए वहां खूब रुकने लगे थे। जानती हैं दीदी, ये पूरा एरिया दो बातों के लिए बहुत मशहूर है। कॉफ़ी बीट करते हुए चंदर ने कहा तो कृष्णा के मन में भी जिज्ञासा जाग उठी। अच्छा, और क्या है वो दो बातें? एक तो बौद्ध भिक्षु और दूसरा नशा। चंदर की बातें सुनकर कृष्णा को हैरत हुई। दोनों ही बातें एक दूसरे से एकदम अलग थीं। दीदी, असल में यहाँ धर्मशाला में छोटा सा तिब्बत बसा हुआ है। पहले वर्षों तक दलाई लामा भी यहीं रहते थे। हाँ चंदर, ये तो मैंने भी पढ़ा था, और यहाँ इतने सारे भिक्षुओं और तिब्बती लोगों को देखकर यही लगता है कि यह जगह भारत में छोटा सा तिब्बत ही है। और ये नशे की क्या बात है? सड़क पर जाते कुछ छोटे भिक्षुकों को देखकर कृष्णा ने कहा। नशे की बात फिर कभी दीदी। अभी तो ये सुनिए कि वीकडेज में भीड़ कम होती है। एक दिन आप साहब के साथ धर्मशाला घूमकर आओ। यहाँ कई बौद्ध मठ हैं, दलाई टेम्पल भी हैं, और भी बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। आपको घूमकर बहुत अच्छा लगेगा। चंदर की बात सुनकर कृष्णा के सैंडविच बनाते हाथ रुक गए। उसके चेहरे पर पहले चमक आई और फिर बुझ गई। ऊपर शहर में जाने की बात तो कृष्णा सोच भी नहीं सकती थी। वह यहाँ छुपी हुई थी और बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वह किसी की नज़र में आए। वह तो पर्यटकों के आने पर भी अंदर किचन में चली जाती थी। केवल बौद्ध भिक्षुओं या कुछ स्थानीय नागरिकों के आने पर ही वह रेस्टोरेंट में आकर काम करती थी। जब भी बौद्ध भिक्षु आते तो कृष्णा किचन से बाहर आकर उनकी सेवा में लग जाती। इससे उसके मन को बहुत शांति मिलती थी। वे लोग भी जाते हुए उसे ब्लेस करते थे। उसे अच्छा लगता था। विक्रम ये सब देखता तो कृष्णा के लिए उसके मन में प्रेम की भावना गहरी होती जाती थी। कृष्णा देखने में ही खूबसूरत नहीं थी, बल्कि उसका सरल स्वभाव, उसका मेहनत और ईमानदारी से काम करना, चंदर और दूसरे स्टाफ के प्रति उसका विनम्र स्वभाव, ये सभी गुण विक्रम से छुपे नहीं थे। वह जितना कृष्णा को जानता जा रहा था उतना ही उसके प्रेम में पड़ता जा रहा था। कृष्णा भी उसे पसंद करने लगी थी, ये तो विक्रम को भी एहसास होता था, लेकिन इस पसंदगी में दोस्ती कितनी है और प्रेम कितना, इसे लेकर अभी वह भी कंफ्यूज था। कृष्णा कभी अपने मन की बात खुलकर कह नहीं पाई थी, हालांकि वे दोनों रोज शाम को घूमने के लिए जाते। धीरे धीरे दोनों का परिचय औपचारिकता से आगे बढ़ने लगा था। एक दिन सुबह की बात है। कृष्णा ने पूजा के बाद नाश्ता किया और जब वह अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। नॉक नॉक। मे आई कम इन मैम? कृष्णा ने आवाज़ की दिशा में देखा तो विक्रम कमरे के दरवाजे पर उंगलियों से दस्तक देते हुए बड़े ही नाटकीय अंदाज में अंदर आने की इजाज़त मांग रहा था। अरे आप आइए न, आपको इजाज़त की क्या ज़रूरत है? ये आपका ही घर है, कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं भाई, एक युवा और खूबसूरत लड़की के कमरे में आने से पहले इजाज़त लेना जरूरी है। इसे एटिकेट कहते हैं, हंसते हुए विक्रम ने कहा, जो अब कमरे में आ चुका था। लेकिन दोस्तों से इजाज़त लेना जरूरी नहीं जबकि वे अकेले बोर हो रहे हों। इसे दोस्ती कहते हैं। हाथ को घुमाते हुए बड़े ही रोमांटिक अंदाज में कृष्णा ने कहा और वे दोनों एक साथ जोर से हंस पड़े। चलिए मैं आपको लेने आया हूँ। लेने मतलब? क्या हम कहीं जा रहे हैं? क्या मैं वापस जा रही हूँ विक्रम जी?
अपने माँ पापा, अपने भाई, अपने घर, अपने शहर, संगी साथियों का ख्याल करके कृष्णा की आंखें चमक उठीं। नहीं, अभी नहीं। अभी तो हम कहीं बाहर जा रहे हैं। ये कपड़े लीजिए और जल्दी से तैयार हो जाइए। गाड़ी में बैठते हुए विक्रम ने बताया कि वे लोग पालमपुर जा रहे हैं। वहाँ भी वीकडेज में भीड़ कम होगी। कृष्णा ने विक्रम के दिए एक हिमाचली लड़की जैसे कपड़े पहन रखे थे। उसके गले में कई तरह की मालाएं डली थीं। उसने अपने सिर पर एक हिमाचली स्कार्फ बांध लिया और काला चश्मा भी लगा लिया। अच्छा देखिए तो लग रही हूं न मैं भी हिमाचली। बाला अपने चश्मे को हाथ से पकड़कर कृष्णा ने विक्रम से सवाल किया। हाँ, एकदम वही लग रही हैं। अब तो कोई आपको इस वेशभूषा में पहचान ही नहीं सकता। मैं भी देखता तो पहचान नहीं पाता। आंखों को गोल गोल घुमाते हुए विक्रम ने कहा तो कृष्णा भी मुस्कुरा दी। जी बिल्कुल। अभी स्टाफ के आगे से निकलकर आ गई। किसी ने नोटिस ही नहीं किया। चंदर ने भी नहीं। मुझे न पाकर परेशान हो जाता बेचारा, इसलिए जब मैंने उसे बताया कि आपके साथ जा रही हूं तो हैरान ही हो गया। उसकी बात सुनकर विक्रम भी हंस पड़ा। वह अब निश्चिंत था कि कृष्णा को पालमपुर में कोई पहचान नहीं पाएगा। कोई 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद वे दोनों पालमपुर पहुंच चुके थे। भीड़ से बचते बचाते वे वहां घूम रहे थे। कृष्णा बहुत दिनों बाद ऐसे आबादी में निकली थी। उसे बहुत अच्छा और फ्रेश महसूस हो रहा था। विशेषकर विक्रम का साथ उसे बहुत पसंद आ रहा था। विक्रम ने कृष्णा को कपड़े और उसकी जरूरत के सामान की भी शॉपिंग कराई। घूमते हुए दोपहर हो गई थी तो दोनों थक गए थे। दोनों को भूख भी लग रही थी। चलिए न सामने चलकर कुछ खाते हैं। इस होटल में चाइनीज बहुत अच्छा मिलता है, विक्रम ने कहा। तभी डर से कृष्णा के प्राण हलक में आ गए। पीछे से अचानक किसी ने कृष्णा को उसके नाम से पुकारा। कृष्णा। कौन?